नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर क्विक फ्रीक्वेंसी में आप सभी का। और आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं विकास की धारणाएं और योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, उसको बनाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था और हमारे भारत के सामने ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि हमको योजनाएं बनानी पड़ी। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वीडियो उस बहुत दिन से नहीं डाली हैं और नहीं बनाई हैं, तो उससे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दिल से। प्लीज़ अब ऐसा नहीं होगा। आपको 1 या 2 दिन में वीडियो ज़रूर मिलेगी और अच्छे से मिलेगी, अच्छे से विश्लेषण सहित मिलेगी। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि देखो मैं नोट्स के ज़रिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर नोट्स से पढ़ाता तो हल्की हल्की बातें आपको ऊपर से पता चलती। इससे मैं क्या, आपको एक एक्सप्लेन करने के बाद आपको पूरी, एक तो आपको बुक पड़ जाएगी आपको, ठीक है, चैप्टर भी आपका कंप्लीट होगा और आपको समझ में आएगा कि एक लाइन क्या कह रही है ये, तो आपको उससे और ज़्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए एक बार मेरी वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो आपको, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको घाटा नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए आप एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा ही होगा। और आपको अगर नोट्स ही ज़्यादा चाहिए, अगर नोट्स चाहिए तो आप उस मेरी इस नंबर पर मैसेज करें। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, नो टेंशन। पहले आप उसको, इस वीडियो को देखें, जब उन नोट्सों को पढ़ें तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ एक बात, मेरी बात मान लोगे तो आप, आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ तो आने वाले समय में आप दूसरों से कहोगे कि पहले हमको बुक पढ़नी चाहिए, बुक समझनी चाहिए, बाद में नोट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकास की धारणाएं, जैसा कि पता है हमारा भारत आज़ाद हो गया था तो हमारे सामने क्या थी, आर्थिक स्थिति थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही भयंकर ख़राब थी हमारी। आर्थिक स्थिति भयंकर ख़राब कैसी थी, क्योंकि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके सामने क्या था कि खाने तक के अनाज नहीं था, अनाज नहीं था। वो भी हम कहाँ से, अमेरिका से एक्सपोर्ट करते थे, यानी अमेरिका से मंगाते थे। और अमेरिका भी उसको कैसा देता था, सड़ा भुना हमको अनाज देता था, और उसको भी इसने बंद कर लिया था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे भारत के सामने अर्थव्यवस्था को सुधारने की पहली प्राथमिकता थी। उसको, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए, ठीक है, लोगों को कैसे कैसे उद्योगों को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग को तो नाम मात्र हो गए थे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ उद्योगों की संख्या और स्थिति इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि ये समझ लो हमारे यहाँ नाम मात्र की, आप कहो तो 2% या 3% उद्योग थे, और वो भी बहुत मामूली छोटे छोटे उद्योग। तो उनको कैसे बढ़ावा मिले, सरकार कैसे कैसे भरे, इसके लिए विकास की धारणाओं को और योजना आयोग बनाना हमारे भारत के लिए ज़रूरी था। अब इसमें सबसे पहले क्या है, विकास की धारणाएं। इस पूरे पैराग्राफ में जो बात कही है मैं आपको पूरी एक बात से बता देता हूँ, इसको नहीं पढ़ रहा। इसमें बात कही गई है कि विकास की धारणाएं लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। लोगों की अलग अलग कैसे होती हैं, जैसे कि उड़ीसा में क्या था, एक प्लांट लगने वाला था, ठीक है, स्टील प्लांट। तो वहाँ पर क्या था, लोगों को, वो जगह जो थी वहाँ से लोगों को, लोग कहाँ पर, वो गरीब लोग रह रहे थे उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर गरीब लोग रह रहे थे, तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। उनको हटाया जाएगा तो वहाँ पर क्या, उद्योग लगेंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे। फ़ायदा किसको होगा, उद्योगपतियों को ज़्यादा होगा। गरीब लोगों को तो मात्र काम मिलेगा, मगर सबसे पहले उसकी, उनका क्या है, वहाँ से घर छीन लिया गया, उनसे जगह छीन ली गई। तो उनको लिए विकास की धारणाएं क्या होगी पता है, गरीब के लिए विकास की धारणाएं क्या होती हैं, उसको तो बस एक यानी दोनों वक्त का खाना मिल जाए और उसके बच्चे एक अच्छी सी एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त कर लें, उसकी विकास की धारणाएं ये होती हैं। और उससे ज़्यादा अगर मिडिल क्लास में जाओगे तो वो चाहता है, सॉरी, मिडिल क्लास से अगर ऊपर जाओगे तो वो चाहेगा कि मेरे बच्चे भी पढ़ लें, मेरे पास जमा पूंजी भी हो और ऐशो आराम से रहूं। तो वो ये चाहता है। तो वो विकास की धारणाएं कैसी चाहेगा, कि वो चाहेगा कि बड़े बड़े उद्योग लगें, बड़े बड़े वो लगें। तो उड़ीसा में जो जो उद्योग लग रहे थे, उद्योगपतियों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था,
और जो वहाँ के गरीब लोग हैं तो उनको तो फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर प्लांट वगैरह लगे। तो इसीलिए लोगों की जो विकास की धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और अपने अपने हिसाब से होती हैं। गरीब तो केवल ये चाहेगा कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए, और उद्योगपति चाहेगा कि मुझे आज 20,000 रुपये बचाने हैं। और मात्र उसी समय विकास ऐसे कौन, वो जो मजदूर होगा वो मात्र ये कहेगा कि मुझे 400 रुपये मिल जाए, मैं जिससे क्या अपने घर वालों के लिए खाना वगैरह का बंदोबस्त कर दूं। है तो दोनों व्यक्ति, मगर विकास कौन कैसा चाह रहा है उसकी मेंटेलिटी और उसके हिसाब से पता पड़ रहा है आपको। इसीलिए विकास की धारणाएं जो होती हैं वो हर जगह हर समय अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये बात इसमें पैराग्राफ में दी गई है। आज़ादी के बाद के पहले दशक में, यानी आज़ाद जब भारत हो गया तो 1947 में 10 सालों के सवाल खूब बहसें हुई, 10 सालों तक खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाघ विकास की बात आते ही पश्चिमी बाघ हवाला देते थे। जैसे ही लोग विकास की बातें कहते थे तो जो लोग थे वो पश्चिमी का हवाला देते कि आप क्या पश्चिमीकरण कर रहे हैं। विकास का पैमाना पश्चिमीकरण मुल्क का है, क्योंकि विकास जो वहाँ से उठा है, विकास की जो बातें उठी हैं वो पश्चिम से उठी हैं। जो हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, अमेरिका वगैरह और यूरोपीय, आज भी एक अर्थ में इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। विकास का अर्थ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना में मॉडर्न। आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। पश्चिमी औद्योगिक तरह मैंने पूंजीवाद को अपनाना, पूंजीवाद की राह पर चलना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। माना जा रहा था अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, विकास करना है, तो उसको पश्चिमीकरण की नीति और विकास को अपनाना पड़ेगा, पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा, जब ही उसकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटी, ठीक है, पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। माना जा रहा था कि सभी जो पश्चिमी मुल्क हैं उसमें ये हुआ था, उदारवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, और पुरानी जो परंपराएं चली जा रही थी, रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही थी, वो सभी क्या है टूट गई। और उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे और क्या है हम आधुनिक तरीक़ा से जिएंगे। तो अगर किसी को विकास करना है तो उसको आधुनिक होना पड़ेगा। अगर वो पुराने ज़माने ख्यालात में अगर घुमा रहेगा तो वो क्या है वो विकास नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा था, बहसें चल रही थी। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। माना जा रहा था अगर हमने आधुनिकीकरण किया, अगर हम आधुनिक मॉडर्न हुए तो समृद्धि होगी, भौतिक प्रगति होगी, संसाधनों में भौतिक प्रगति होगी, हम उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, वैज्ञानिक तर्क वृद्धि होगी, हम अच्छे आविष्कार कर सकेंगे, आविष्कार करके हम अच्छी योजनाएं ला सकते हैं, हम अच्छी मशीनें ला सकते हैं। इनका एक पर्यायवाची है ये। दूसरा, ठीक है, विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित और विकासशील, अविकसित बताकर सब बारे में अपनी बातें कहता था। अन्य बातें ये चल रही थी कि अगर हमने आधुनिक को अपनाया तो पश्चिमीकरण हो जाएगा। अन्य बातें जो उस समय पर ये बहसें चल रही थी जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक, अब की बात आई हमारे आज़ाद भारत के सामने। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। कौन से 2 मॉडल थे? आज़ादी के बाद हमारे भारत के सामने 2 मॉडल थे। एक तो था पूंजीवादी, ठीक, और एक था साम्यवादी। ये 2 मॉडल थे हम आज़ादी के भारत के सामने कि अगर भारत चाहे तो पूंजीवाद को अपना सकता है या भारत साम्यवादी को अपना सकता है। मगर मैं आपको बता दूं, हमारे भारत ने ना तो पूंजीवाद को ज़्यादा अपनावा दिया और ना साम्यवाद को ज़्यादा अपनावा दिया। भारत ने इन दोनों को मिक्स मिलाकर, जैसे आप मिक्सर सब्जी बनाते हो ना, मिक्स,
ऐसा ही भारत ने किया। भारत ने कुछ योजनाएं, कुछ तरीके पूंजीवाद के लिए, कुछ साम्यवादी के लिए, उसको मिलाकर हमारे यहाँ बनी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी बनी थी हमारे यहाँ? मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ना कि पूंजीवाद को, साम्यवाद को। ठीक। पहला मैंने आपको बताया था, पहला हमारे उदारवादी यानी पूंजीवाद का मॉडल था, जो पश्चिमी देशों का था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच युद्ध का दौर चला था। ठीक है, 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1951 में ख़त्म हुआ था। ये मैंने आपको वर्ल्ड की बुक में पढ़ा दिया है। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। बहुत ज़्यादा अच्छा कौन सा मॉडल लगता था जब लोगों को? वो लगता था साम्यवादी मॉडल, क्योंकि उसने बहुत कम समय में प्रगति कर ली थी सोवियत संघ ने। ठीक है, और वो गरीबों के हित के लिए था, गरीबों के लिए सोचता था, वो अमीरों के लिए नहीं सोचता था। इसीलिए लोग ज़्यादा प्रभावित थे साम्यवादी मॉडल से। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं, सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक चाहते थे कि साम्यवादी मॉडल को हम अपनाएंगे, मगर भारत सरकार ने साम्यवादी मॉडल को नहीं अपनाया था। हाँ, माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रुख अपनाया गया था वो सोवियत मॉडल का था। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के परोकार बहुत कम थे, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों का मत बहुत कम था। कोई नहीं चाहता था कि दोबारा हम गुलाम हों, कोई नहीं चाहता था कि हम पर दोबारा मिल्किता यानी कोई दोबारा हम पर क्या एक तरीका का दोबारा जमींदारी लाए, दोबारा हमको अपने अंदर रखे, दोबारा हम पर अंडर किसी कोई काम कराए, कोई नहीं चाहता था। तो इसीलिए पूंजीवादी को बहुत कम लोगों ने अपनाया, बहुत कम लोगों ने पसंद किया। उस समय भारत में जब बहसें चल रही थी, आज़ाद भारत की बात हो रही है, ये हर जगह की बातें नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बनी। हमारा भारत आज़ाद हुआ, आंदोलन जब चल रहे थे तो एक सहमति बनी। नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबद्ध हो रही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों के से एकदम अलग होंगे। यानी हमारा भारत जब आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे तो भारत के लोग ये नहीं कह रहे थे कि हम पूंजीवादी को अपनाएंगे, हम अंग्रेज जो उस आर्थिक नीति को अपना रहे हैं हम उसको नहीं अपनाएंगे, दोबारा हम गुलाम नहीं होना चाहते हैं, दोबारा हम इनके चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं, हम साम्यवादी मॉडल को अपनाएंगे और उसी से हम अपना कार्य, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमतों की तरह संकुचित व्यापार के हितों को पूर्ति के काम पर नहीं करेगी, यानी वो इसके तरीक़ा से कार्य या व्यापार नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम पर मुख्य जिम्मा सरकार का ही होगा। अगर भैया सरकार का जिम्मा हुआ तो आप कौन सी विचारधारा अपनाएंगे? साम्यवादी विचारधारा अपनाएंगे, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि सभी निजी करें, अपना उद्योग कैसा भी चलाए, बस सरकार को तो टैक्स चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप कतई नहीं करेगी आपके व्यापार में। और साम्यवादी में तो सब पूरा जो जिम्मा होता है वो सरकार का होता है, पूरा नियंत्रण उद्योगों अन्य संसाधनों पर किसका होता है? सरकार का होता है। तो यही बात हमारी आज़ाद भारत के सामने चल रही थी। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी और कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रीय गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो उस समय पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि कैसा भी हो अर्थव्यवस्था में सुधार हो, मगर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आधुनिकीकरण होना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, सबसे पहले हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहिए, सभी को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उसके बाद हम अन्य कोई कदम उठाएंगे। ये बातें आज़ाद हिंदुस्तान के सामने चल रही थी। ठीक है, ये भारत के सामने जब जो बातें चल रही थी, ये बात जब का ये मॉडल है। ठीक है, योजना आयोग को सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू, ये योजना आयोग जो बनाया गया था मार्च 1950 में,
उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको ये संबोधित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी प्रथम जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब हम यहाँ पर एक कोट दिया है, इसको पढ़ना। ये अगर हम आंसर में लिखते हैं ना तो आंसर की एक मनोदशा ही अलग हो जाती है। ये कोट मैंने लिखा, जो अब मैंने जो पेपर दिए थे उसमें ये मैंने लिखा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगे मेरे थ्योरी में तो 1-2 नंबर कटे ही नहीं, एक भी नंबर नहीं कटा हुआ। 95 नंबर आए थे मेरे पॉलिटिकल में। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम इन कोटों को याद करते हैं तो। इसमें क्या है, बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकसित योजना बना रहे हैं। कौन योजनाएं कौन बना रहे हैं? सरकार के नेता। तो वो अपने को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इन लोगों के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं और देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। ठीक, योजना आयोग बनाया क्यों गया था, यही बातें मैं आपके सामने इतनी देर से कर रहा हूँ और आपके सामने दोबारा उसको दोहराता हूँ। योजना आयोग का बनाने का मकसद था कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे विकास किया जाए, हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए। जैसे कि हमें जैसे युद्ध पे अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामने वाले की सेना कितनी है। ठीक है, सेना कितनी है तो हमको कितना हथियार का प्रयोग करना चाहिए, कितने सैनिकों का प्रयोग करना चाहिए और हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए कि किस जगह पर कितने सैनिक रखने हैं, किस जगह पर कितने सैनिक रखने हैं। ठीक है, कब हमला करना चाहिए, कब हमला बंद करना चाहिए, कब हमको क्या करना चाहिए, ये सभी पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाते हैं कैसे हमको ये लड़ाई अच्छे से जीत सकते हैं, तो उसी प्लान को हम योजना कहते हैं। यही योजनाएं चल रही थी भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार यानी भारत के जो नेता थे वो चाह रहे थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, हम कौन सी योजनाएं बनाएं। उसके लिए ये क्या थी, योजनाएं आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें। पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक की किताब पढ़ी, 11th की बात हो रही है ये। क्या बता सकते हैं कि योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? उस बुक में योजना आयोग का कोई भी जिक्र नहीं था, मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ी होगी। दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्यों? योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। ये जो आयोग जो था ये बाद में बनाया गया था और इससे पहले कोई ये नहीं जिक्र नहीं था कि हम योजना आयोग बनाएंगे। ये बाद में लोगों द्वारा सुझाव किया गया, वैसे हुई, बाद में ये बातें चर्चा के बाद ये योजना आयोग बनाया गया था। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए, कि जैसे हम कानून पास करते हैं ना, कानून बनाते हैं, ऐसे ही एक कानून के तौर पर ही योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग मात्र एक सलाहकार है। क्या है योजना आयोग? एक मात्र सलाहकार है, यानी केवल हमको सलाह देता है कि हमको ऐसे कार्य करना चाहिए और इस समय पर इतना कार्य करना चाहिए। केवल ये हमको एडवाइस देता है, सलाह। और इसकी सिफारिश तभी प्रभावी हो पाती है जब मंत्रिमंडल इन्हें मंजूरी दे। ये तभी इनकी सलाह काम करती हैं जब इसको मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट यानी मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सहमति दे दें। जिस प्रस्ताव के जरिए योजनाओं की स्थापना हुई थी इसके कार्यों के दायरे उल्लेखित किया गया है, जो इसके लिए योजना आयोग बनाया गया था। इसके लिए मैंने आपको पहले से बता दिया। और इसमें क्या है, भारत संविधान में कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। भारत के संविधान में लोगों को, आपको पता है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व उल्लेख किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारी एक तरीका की आज़ादी की आद देते हैं। आप कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और सरकारी जो चीज़ें होंगी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उनका हनन होने पर हम क्या है, कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है,
मगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए हैं। राज्य के लिए यानी राज्य अपनी ऐसी नीति बनाए, ऐसी योजनाएं लाए जिसके जरिए क्या है, सरकार राज्य सरकार अपने राज्य में खुशहाली लाए, समृद्धि लाए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। वो नीति निर्देशक तत्वों में नीतियाँ आती हैं, वही सरकार करती है उसको लागू, ठीक है, वही होती है नीति निर्देशक तत्व। यानी जो सरकार राज्य के हित के लिए कल्याणकारी नीतियाँ जो होती हैं वो आती हैं नीति निर्देशक तत्व। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसी समाज की रचना बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्रमाणित हों, ठीक है। राज्य अन्य बातों को अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह अपनाएगा और अमल में लाएगा जैसे स्त्री और पुरुष लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान, लड़की हो या लड़का हो उसको काम करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि पहले हमारे यहाँ क्या था कि औरतों को घर का कार्य और मर्दों को बाहर का कार्य करना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब लड़की भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं और लड़का तो पहले से कर ही रहे हैं, ठीक। समुदाय के भौतिक संसाधन, मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उसे सर्व सम्मान की भलाई हो, यानी सभी के लिए सरकार द्वारा योजनाएं जो लाई गई हैं वो समान वितरित हों, सभी के लिए समान मिले। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाए कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक आध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। यानी ऐसा ना हो कि सरकार केवल एक ही हिस्से में विकास करती जा रही है और दूसरे हिस्से में सोच भी नहीं रहे कि यहाँ पे विकास करना है। तो ऐसा ना करे, सभी जगह समान उद्योग लगाए, समान विकास करे, समान नीतियाँ लाए, ठीक। और एक और बात आपको बता दूं कि मार्च 1950 में तो योजना आयोग बना था, मगर 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और एक नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1950 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। यह आपको 1 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं नियोजन, यानी योजना आयोग में क्या क्या बातें थीं। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। एक बात तो सहमत हो गई थी सभी बातों से कि जो विकास का जो काम है वो निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए, यानी पूंजीवाद को सीधी नहीं अपनाया जाएगा। सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो विकास का एक खाका तैयार या योजनाएं तैयार करे। पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजनाओं के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था, क्योंकि पूरे विश्व में विकास की धारणाएं, विकास को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे उसको आगे ले जाया जाए, पूरे विश्व में बातें चल रही थी, पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही थी इसकी, ठीक। यूरोप महामंदी की शिकार हो चुका था 1950-1960 के दशक में, और वो सबक चीज़ सीख चुका था। जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक। वो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था फिर उन्होंने बाद में अपनी खड़ी की। सोवियत संघ 1930-1940 के दशक में भारी कठिनाइयाँ आई इसके सामने भी, मगर इसने ऐसी समृद्धि की, इसने इतनी तरक्की की कि इसकी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी उस समय पर, ठीक। 1945 के बाद भारी कठिनाइयों की भी शानदार प्रगति की थी सोवियत संघ ने। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा फैल रही थी, यानी हमारे यहीं ये हवा नहीं बह रही थी, बहुत जगह हवा बह रही थी, ठीक। इस तरह देखें तो योजना आयोग एक आकस्मिक आविष्कार नहीं था। भारत सरकार में कोई ये एक नया नहीं हुआ था, भारत में ही एक नया बातें नहीं हुई थी, योजना बनाई जा रही हैं, ये पूरे विश्व में चल रही थी। दरअसल ये कहानी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प है, ये बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है भाई, पूरे विश्व में चल रही, तो हमारे यहाँ क्या। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वो नहीं चाहते कि कोई योजना के जरिए हम अपना कार्य करें,
अपने उद्योग अपने व्यापार चलाएं, वो नहीं चाहते। वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे और हम ऐसा कर रहे हैं, अपना व्यापार ऐसे बढ़ा रहे हैं, अपनी तरीके से बढ़ाएं। हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए, हमें सरकार के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें तो बस अपना लाभ प्राप्त करना चाहिए ना। उद्योगपतियों का ये कहना है, ठीक है। अब पूंजी के भाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन भारत उस समय ऐसा नहीं था। 1944 में उद्योगपतियों का एक बड़ा तबका एकजुट हुआ, कुछ समूह एकजुट हुए 1944 में। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान कहा जाता है इसको, ठीक है। उद्योगपतियों का एक समूह था, उसने एक प्रस्ताव रखा नियोजित अर्थव्यवस्था के जरिए, ठीक। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और उद्योग क्षेत्रों को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। 1944 में इसे हम बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। बॉम्बे प्लान की आशंका थी कि सरकार उद्योग तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी ये कह रही थी कि औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। सब चाह रहे थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाएं। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया और भारत प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी उस समय के जवाहरलाल नेहरू। अब नीति निर्देशक तत्व के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीतिक अपनाएगा, यह फैसला करने में संस्थानिक केंद्र और सबको प्रभावशाली भूमिका निभाई, ठीक। ये बात हमने जानी योजना आयोग के बारे में, क्यों योजना आयोग बनाया गया था, उसका क्या कार्य था। देखो, योजना आयोग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी भारत सरकार के सामने, क्योंकि भारत उस समय पर ऐसी स्थिति में था कि 2 वक्त का खाना नहीं था हमारे भारत सरकार के पास, और उसमें भी जो हमें उद्योग मिले थे, जो हमें संसाधन हुए थे, उनका भी बंटवारा हो गया था। और वैसे भी पहले जो ब्रिटिश सरकार की थी वो भारत को खोखला पहले ही उसने कर दिया था। उसने पूरे उद्योगों पूरे सब कुछ लूट ले गई वो पहले ही। तो भारत एक कंकाल की स्थिति में था उस समय। भारत एकदम पैसे वाला नहीं हो सकता था, एकदम तरक्की करता, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी थी, लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, तो वो कैसे करें। और सबसे मेन पॉइंट तक किसी के पास पैसा ही नहीं था। भाई जमा पूंजी नहीं है तो आप पैसा लगाओगे कहाँ से। तो सब कुछ करना जो था वो सरकार को ही करना था, ठीक है। इसीलिए सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की और भारत सरकार ने मिश्रित मॉडल अपनाया और मिश्रित मॉडल को ही उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि उसने प्राइवेट को बढ़ावा दिया और क्या था, प्राइवेट को बढ़ावा दिया और गवर्नमेंट के सेक्टर को भी बढ़ावा दिया। और आगे की वीडियो में जो हमारी वीडियो का 3rd पार्ट होगा, वो वीडियो में हम बताएंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे कैसे अपनाई गई थी और किस पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया था, कौन योजनाकार था, और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक और बात बता दूं, अगर मेरी वीडियो आप देखें तो 1.5 की स्पीड से देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मेरी इस नंबर पर जो मैंने आपको पहले दिया उस नंबर पर मैसेज करें, आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे। अगर उन नोट्सों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बैक टू बैक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे में सेवा में उपलब्ध हूँ, मगर आप मेरे को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें अगर अच्छी लगे तो, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।